हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 6D के साथ मैं पुनः आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ अपने अपने इस चैनल नेट एजुकेशन पे। आज हम यूनिट डी में गुणात्मक शोध अभिकल्प अर्थात क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा यूनिट 6 का एक लास्ट पार्ट है। यह क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन जो है यह मुख्य रूप से किसी व्यक्ति, समूह, जात, संप्रदाय या किसी भी केस का एक गुणात्मक अध्ययन होता है। तो इससे पूर्व के क्लास में ही हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो एनालिसिस होता है या जो रिसर्च होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का जो हमने बतलाया था। वैसे उसके और भी सारे प्रकार हमने बतलाए थे, बट बेसिकली एक देखा जाए तो यह एक प्रकार का मात्रात्मक रिसर्च होता है और एक प्रकार का गुणात्मक रिसर्च होता है। तो मात्रात्मक रिसर्च में हम उसकी मात्रा, संख्या, डाटा, डिजिट इत्यादि का एनालिसिस करते थे, बट क्वालिटेटिव अर्थात गुणात्मक रिसर्च में हम उसकी गुणवत्ता, उसकी क्षमता, उसके स्किल, उसके नॉलेज इत्यादि का हम एनालिसिस करते हैं। तो हमारा गुणात्मक शोध अभिकल्प की जब हम बात करते हैं किसी की क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन की, तो खास करके उसकी गुणवत्ताओं का अध्ययन किया जाता है। स्पेसिफिक रूप से उसकी क्वालिटी का जो रिसर्च होता है उस पे परफेक्ट एक डिजाइन तैयार करना है। तो हमें मुख्य रूप से गुणात्मक शोध अभिकल्प अर्थात किसी की गुणवत्ताओं का एक विशेष रूप से रिसर्च करना है, शोध करना है। तो इसके लिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे पास जो ये डिजाइन है ये मुख्य रूप से ग्राउंड थ्योरी अभिकल्प के रूप में, जिसको हम GT डिजाइन भी बोल सकते हैं, यह ग्राउंड थ्योरी अभिकल्प के रूप में माना जाता है। और दूसरा जो NR यह एक प्रकार का नैरेटिव रिसर्च डिजाइन कहलाता है। इसे हम विवरणात्मक शोध अभिकल्प कह सकते हैं हिंदी में। और ये CS अर्थात केस स्टडी डिजाइन है, इसको एक केस या अध्ययन के लिए। और ये फोर्थ है एथनोग्राफी, यह एक निरिवंशीय वर्णन या निरिवंशीय विज्ञान के अंतर्गत एक अध्ययन है। और ये MM का मूल अर्थ यहाँ पे मिक्स्ड मेथड डिजाइन का कहलाती है यह MM। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ग्राउंड थ्योरी या इन सभी थ्योरी का एक बेसिक ओवरव्यू हम आप लोग को देना चाहते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड थ्योरी की बात करते हैं कि ग्राउंड थ्योरी क्या है। तो ग्राउंड थ्योरी आपको किसी भी समस्या या किसी भी व्यक्ति की गुणवत्ताओं का रिसर्च करना चाहते हैं। तो जाहिर है कि आप किसी की भी अगर गुणवत्ताओं का रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बैकग्राउंड जानने की कोशिश करिएगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है। कभी भी किसी का भी, किसी व्यापार का हो, किसी व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का हो, किसी समूह का हो, किसी सोसाइटी का हो, तो उसके जो बैकग्राउंड होते हैं वो एक प्रकार का एक ग्राउंड थ्योरी को क्रिएट कर रहा होता है। क्योंकि हमारा जो बेसिक आधार होता है यानी कि आधार होता है वह मुख्य रूप से हमारी कहीं ना कहीं गुणवत्ताओं को परिलक्षित करती है या गुणवत्ताओं को स्पष्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी बच्चे को देख रहे हैं कि क्लास में अगर वो डरा सहमा है या नहीं पढ़ रहा है या उसे शिक्षक से डर है, तो इस तरह के बच्चे का आप जब एनालिसिस कीजिएगा तो आपको यह स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि घर में भी यह डरा सा रहता है। अर्थात टीचर का व्यवहार से पूर्व जब इन्होंने अपने घर में कुछ इस तरह की चीजें सीखने की कोशिश की तो परिवार के लोग, समाज, आसपास के बच्चों भी इसको डरा के रखें, तो कहीं ना कहीं ये डर उसके दिमाग में बैठा हुआ है, जिसके कारण कि आज स्कूल में भी वो डर से कुछ सीखने की कोशिश करता है या शिक्षक के सामने डर से आता है। तो ये जो गुणवत्ता है, आखिर उस बच्चे में जो एक प्रकार की डर है वो कहाँ से आई? उसके बैकग्राउंड से। ये बैकग्राउंड कहाँ से मिला? उसकी फैमिली और उसके आसपास के इन्वायरमेंट से। तो जो उसका सोशल इन्वायरमेंट था, जो उसका फैमिलियर इन्वायरमेंट था, वो उसमें एक बैकग्राउंड, एक डर क्रिएट किया, जिसके अकॉर्डिंग वो शिक्षक के पास भी डर कर पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल हम दिए, तो कहीं ना कहीं अगर हम ग्राउंड थ्योरी की बात करते हैं, आप ग्राउंड थ्योरी पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो ग्राउंड थ्योरी का जो रिसर्च होगा वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व की अवधारणाओं, पूर्व के कॉन्सेप्ट, पूर्व के गुणवत्ताओं, पूर्व की प्रक्रियाओं पे आधारित होगा। तो यह रिसर्च जो होता है ग्राउंड थ्योरी, मुख्य रूप से देखा जाए तो यह एक अनुभव पे आधारित रिसर्च होता है जो पूर्व के अनुभव और शोध के द्वारा की जाती है। और इसमें तर्क के द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है और इसी से हम आधारिक गुणों को उजागर करते हैं और बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर हम किसी भी कंडीशन, व्यवस्था, संस्था, शोध इत्यादि का शोध प्रस्तुत करते हैं। तो ग्राउंड थ्योरी के बेसिक को अगर हम इसके
ग्राउंड थ्योरी हो या नैरेटिव थ्योरी हो, जो भी हो, इसके हमको उद्देश्य पढ़ना है, चरण पढ़ना है, अभिकल्प पढ़ना है, सबलता पढ़ना है, दुर्बलता और प्रकार। तो ये जो इसके एम्स हैं, तो एम्स की हम बात करते हैं। तो ग्राउंड थ्योरी का जो एम्स है वो मुख्य रूप से है कि अनुभव और शोध की खाई को बदल देना या समाप्त कर देना। जैसे कि हम अगर किसी बच्चे के बारे में एक हाइपोथेसिस तैयार कर लेंगे कि यह डरा डरा बच्चा है, तो ये क्यों तैयार किए? क्योंकि इसके पीछे वो डर से रह रहा है स्कूल में। अब इस बैकग्राउंड, इस हाइपोथेसिस को जस्टिफाई करने के लिए कि सही है या गलत है, इसके लिए हमको उसके बैकग्राउंड में जाना होगा। उसके बैकग्राउंड में जाके उसके फैमिलियर इन्वायरमेंट में जाके, इसको सोशल इन्वायरमेंट में जाके हमें ये पता करना होगा, सर्वेक्षण करना होगा कि आखिर इसमें जो यह डर की भावना है ये कहाँ से उत्पन्न हुई या क्यों उत्पन्न हुई। तो इस तरह से इसका उद्देश्य क्या होता है कि हमने जो एक अनुभव किया कि बच्चे डरा डरा है, यह अनुभव सही है या इसका पूर्व का कोई घटना है जिसके कारण यह डरा डरा है। तो जो हमारा हाइपोथेसिस है वह कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसकी वास्तविकता को जानने के लिए हमें एक्चुअल में रिसर्च करना होगा। तो यह रिसर्च बच्चों के एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग करना होगा। सो आई कैन से दैट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। तो इस रिसर्च में हम बच्चे की जिस गुणवत्ताओं का अध्ययन कर रहे हैं उसके बेस पे हम जाके उसकी गुणवत्ताओं का फैमिलियर मोमेंट में या सोशल मोमेंट में ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो बेसिकली अगर एम्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च इन ग्राउंड थ्योरी की बात किया जाए तो यह स्पेशली उसके अनुभव और पूर्व के जो उसके वर्तमान जो क्वालिटी है, वर्तमान में जो उसकी गुणवत्ता है, वर्तमान में जो उसकी एटीट्यूड है, वह और उसके पूर्व की अवधारणाओं के बीच जो खाई है, जो डिफरेंट है, उसे समाप्त करना है। अर्थात एम ऑफ द ग्राउंड थ्योरी उसकी अनुभव और उसके वर्तमान शोध को समाप्त करना, बीच के डिफरेंट को समाप्त करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेप्स ऑफ द ग्राउंड थ्योरी। इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का गुणात्मक शोध किया जाए, उसके स्टेप्स के लिए हमें मुख्य रूप से देखा जाए तो यह स्टेप्स सर्वेक्षण के लिए सबसे पहले जाता है। क्योंकि अभी आपने देखा कि बच्चे को हम जब देखे कि डर रहा है तो सबसे पहले हमने क्या किया? सर्वेक्षण किया, आई मीन ऑब्जर्वेशन किया। यह ऑब्जर्वेशन हम उसके घर पे, उसके सोशल इन्वायरमेंट में जाके किया। तो यह ऑब्जर्वेशन का स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या निकला? यहाँ पे स्टेप क्या निकला? ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। दूसरा जो है, हमने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ पाया जो हमारा कॉन्टेक्स्ट कहलाएगा। फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन। दूसरी बिंदु है कि हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट प्राप्त हुआ, कुछ विषय वस्तु प्राप्त हुआ, और विषय वस्तु के अकॉर्डिंग हमने उसे एक कोड के रूप में चयनित किया कि ये ऐसा करता है तो ये इस तरह का बच्चा माना जाता है, ऐसा करता है तो ऐसा बच्चा माना जाता है। तो एक कोडिंग किया उसके बाद। यह कॉन्टेक्स्ट है और यह कोडिंग है। तो ऑब्जर्वेशन, कॉन्टेक्स्ट एंड कोडिंग, और फिर कोडिंग के बाद आप इसको क्लासिफिकेशन करिएगा। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन भी इसका करेंगे। तो एट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट एंड थर्ड कोडिंग एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड आफ्टर क्लासिफिकेशन वी हैव सबमिट इन दिस थ्योरी लॉजिक। क्योंकि हम इसमें अब लॉजिक लगाएंगे कि किस लॉजिक के बेस पे यह ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहा है, या किस तर्क के आधार पर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा आपसे डर रहा है तो आप क्या लॉजिक प्रस्तुत कीजिएगा? हो सकता है आप यह लॉजिक प्रस्तुत कीजिएगा कि उसके दोस्त के पैरेलल अपने आप को खड़ा करके देखिएगा। क्योंकि बच्चे के दोस्त के पैरेलल जब कोई टीचर हो जाए तो हार्डली बच्चा स्पेशली उसको भी एक फ्रेंडशिप में लेके चलेगा, और उसके मन में जो डर है, अर्थात उस बच्चे के मन में जो टीचर के प्रति डर है, यह समाप्त हो सकता है। तो हमारे पास जो सिंपैथी होती है, हमारे पास जो फ्रेंडशिप होती है, वो हमें बच्चों को देना होता है। तो यह एक लॉजिकल थॉट है जो टीचर किसी स्टूडेंट के लिए कर सकता है। तो एक प्रकार से यह कहा जाए तो यह एक लॉजिकल थ्योरी जो है, यह लॉजिक हम लगाएंगे। जो क्लासिफिकेशन होगा, उस क्लासिफिकेशन के बाद हम एक लॉजिक लगाएंगे, और लॉजिक के लास्टली हमको जो होगा वो डिसीजन प्राप्त होगा, जो हमारा एक निष्कर्ष होगा। तो हमारे जो स्टेप्स हैं ये ग्राउंड थ्योरी के, ये ऑब्जर्वेशन के रूप में है, कॉन्टेक्स्ट के रूप में है, कोडिंग है, फिर क्लासिफिकेशन है, फिर लॉजिक है, और फिर डिक्लेरेशन या डिसीजन है। तो इस तरह से हमारा जो होता है ये स्टेप्स
एक ग्राउंड थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए या ग्राउंड थ्योरी रिसर्च को फुलफिल करने के लिए होता है। अब जब हम स्टेप्स बना सकते हैं किसी भी थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर हम स्टेप्स बना सकते हैं तो इसका एक मॉडल तैयार करना है, आई मीन अभिकल्प यानी कि डिजाइन तैयार करना है। इसके लिए हम डिजाइन कैसे तैयार होगा, तो ओवरव्यू अगर लिया जाए तो कहीं ना कहीं ग्राउंड थ्योरी का जो एक डिजाइन होगा वो एक सर्किल के रूप में इसी रूप से होगा। एट फर्स्ट वी शुड ऑब्जर्वेशन एंड नेक्स्ट आई हैव गेट द कॉन्टेक्स्ट एंड नेक्स्ट कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, देन लॉजिक एंड डिसीजन, गेट द डिसीजन। सो दैट इज द डिजाइन ऑफ सर्किल वे। या हमारा जो डिजाइन होगा वो कहीं ना कहीं एक सर्किल वे में हमें प्रेजेंट करना होगा। तो जब हम अगर स्टेप्स को जानते हैं तो हम डिजाइन को भी ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो किसी भी थ्योरी का जो आगे भी हम किसी भी थ्योरी को अभी पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि नैरेटिव रिसर्च थ्योरी या केस स्टडी थ्योरी या एंथ्रोग्राफिक थ्योरी, तो इन सभी चीजों में जो अगर हम उसके स्टेप्स को समझ गए हैं तो उसके डिजाइन को भी उसी रूप में लेंगे। और वैसे हम ये कहना ही चाहते हैं सभी थ्योरी के बारे में, चाहे वो नैरेटिव थ्योरी हो, नैरेटिव यानी कि विवरणात्मक शोध अभिकल्प हो, या केस स्टडी हो, या एंथ्रोग्राफिक स्टडी हो, या मिश्रित पद्धति अर्थात मिक्स्ड मेथड डिजाइन हो, इन सभी के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो कहीं न कहीं इसी रूप में होंगे। तो हार्डली आप एक स्टेप्स अगर याद करते हैं तो इसी स्टेप्स के रूप में आप सबको ले सकते हैं। हाँ, परंतु कुछ नाम के हिसाब से उसके कुछ चरण डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ चरण जो है वो अंतर होगा, परंतु सभी चरण लगभग इसी रूप में होगा। इसलिए इसके चरण और इसके अभिकल्प की चर्चा हम आगे के रिसर्च डिजाइन में नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके चरण और अभिकल्प जो होते हैं वो एक ही रूप में होते हैं। इसे आप दोनों को एक रूप में समझ जाइए कि इसी को फिर एक सर्किल के रूप में प्रेजेंट कर देना, एक प्रकार का डिजाइन हो जाएगा। तो ये दोनों चीज एक ही होते हैं, इसको इस तरह से समझिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उसके स्ट्रेंथनेस क्या है अर्थात सबलता क्या है। तो ग्राउंड थ्योरी में आपको अच्छा ही क्या लगा, तो ग्राउंड थ्योरी की जब हम स्ट्रेंथनेस की बात करेंगे तो ये एक विस्तृत प्रकार का थ्योरी होता है जिसमें अच्छे से डाटा का एनालिसिस किया जाता है, अच्छे से डाटा का कलेक्शन किया जाता है, फिर डाटा को कोडिंग किया जाता है, फिर कोडिंग करके क्लासिफाइड किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक विस्तृत प्रकार की थ्योरी है जो इसकी गुणवत्ता है, जो इसकी सबलता है। इसमें डाटा का अच्छा से एनालिसिस होता है, ये भी इसकी पॉजिटिव थॉट है। इसमें डाटा का कोडिंग किया जाता है, ये भी इसके पॉजिटिव थॉट्स हैं। डाटा का फिर एनालिसिस किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जो हमने अभी आपको बतलाए हैं, ये सारे चीज कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव थिंकिंग को, पॉजिटिव थॉट को ले बतला रहा है। सो आई कैन शो दैट्स स्ट्रेंथनेस ऑफ ग्राउंड थ्योरी। तो यह जो है हमारा ग्राउंड थ्योरी का एक स्ट्रेंथनेस पॉइंट है अर्थात सबल पक्ष है। अब हम निर्बल पक्ष की बात करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, क्योंकि जब आपको सबल पक्ष पता होगा, किसी भी व्यक्ति की अगर आपको गुणवत्ता बता दी जाए तो उसकी कमजोरी भी आप उसी में ढूंढ ही लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति भावुक होगा, यह इसकी गुणवत्ता है, तो उसकी कमजोरी भी उसी भावना से कहीं ना कहीं निकल कर आ रही होगी कि जब वो व्यक्ति भावुक होता है तो कुछ अच्छा या बुरा नहीं सोच पाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता में ही उसकी कमी छुपी हुई है। तो कभी भी किसी भी मॉडल या डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो उस मॉडल या डिजाइन, चाहे वो रिसर्च डिजाइन हो या ग्राउंड थ्योरी रिसर्च डिजाइन हो या नैरेटिव रिसर्च डिजाइन हो या केस स्टडी डिजाइन हो, किसी भी रिसर्च डिजाइन में जब हम उसकी पॉजिटिव व्यू को देखते हैं तो एट फर्स्ट उसमें जो नेगेटिव व्यू आपको दिख रहा है वो उसका एक वीकनेस पॉइंट होगा, या वीकनेस पॉइंट उसकी दुर्बलता के रूप में होगा। सो आई कैन से टू ऑल दैट स्ट्रेंथ पॉइंट वी हैव टू नो स्ट्रेंथ पॉइंट, देन दैट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वीकनेस पॉइंट। सो यू ऑब्जर्व सेल्फ, तो आप इसको खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी की सक्षमता क्या है तो उसकी विफलता क्या है, किसी की गुणवत्ता क्या है तो उसकी अवगुणता क्या है। तो यह भी एक दूसरे से कनेक्टेड ही होगा जब भी होगा, या जिस भी डिजाइन में होगा, रिसर्च डिजाइन, जिस भी रिसर्च डिजाइन होगा इसी प्रकार से होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि इसका हम एग्जांपल देते हैं कि अगर उसमें स्ट्रेंथ में है, स्ट्रेंथनेस अगर उसकी अच्छाई है, विस्तृत जानकारी है या कोडिंग है, तो उसके नेगेटिव भी इस कोडिंग में लगने वाला बहुत ज़्यादा समय है, इस विस्तृत जानकारी में लिया गया विस्तृत रूप में करने के लिए एक बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छा स्किल, ये सब चाहिए जो अच्छे स्किल वाले नहीं कर सकते। जिसके पास अच्छा स्किल नहीं है, अगर वह ग्राउंड थ्योरी के बेस पे किसी रिसर्च को वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी स्किल ही उस टाइप से डेवलप नहीं है, वो कहाँ से दूसरे की स्किल या दूसरे की बैकग्राउंड थ्योरी को वह समझ सकता है। तो इस तरह से उसकी सफलताओं में ही उसकी दुर्बलताएं परिलक्षित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स
टाइप्स ऑफ द ग्राउंड थ्योरी। जब ग्राउंड थ्योरी की टाइप की हम बात करेंगे तो यह एक प्रकार का देखा जाए तो एक आगमनात्मक या आगमनात्मक इंडक्टिव थ्योरी है। तो यह इसका प्रकार है कि यह एक इंडक्टिव थ्योरी है और यह एक चक्रीय सिद्धांत वाला भी एक सर्कुलर एक थ्योरी है या एक इंडक्टिव थ्योरी है। यह एक चक्रीय एक सिद्धांत कहा सकती है या एक प्रकार का आगमनात्मक सिद्धांत है। आगमनात्मक और निगमनात्मक क्या होता है इसे हमने स्पष्ट कर दिया था। तो आगमनात्मक का अर्थ आगे की ओर हमेशा गतिशील या तर्क द्वारा लगा हुआ एक प्रकार का सिद्धांत, मॉडल, थ्योरी इत्यादि। तो इसके टाइप्स की बात किया जाए तो मुख्य रूप से यह एक वृत्ताकार रूप में या आगमनात्मक रूप में होता है। तो ग्राउंड थ्योरी को जिस तरह से आपने अभी समझा है, अब नैरेटिव रिसर्च को भी उसी तरह से, केस स्टडी रिसर्च को भी उसी तरह से समझना है। तो स्पेशली अब हम एम्स को बताएंगे, किसी के भी एम्स को बताएंगे और इसके स्टेप्स जो होंगे लगभग इसी टाइप के होंगे, परंतु कुछ स्टेप्स चेंज होंगे तो वो भी हम बता देंगे और उसके डिजाइन जो होंगे कहीं ना कहीं स्टेप से ही रिलेटेड होंगे और सफलता और दुर्बलता भी ओवरव्यू में हम देंगे और उसके टाइप्स को हम बेसिकली बताते रहेंगे सभी का टाइप्स। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नैरेटिव रिसर्च डिजाइन के पास। तो यह एक विवरणात्मक यानी कि विवरण के आधार पर एक डिस्क्रिप्टिव एक प्रकार का विवरण प्रस्तुत करने वाला एक शोध विकल्प है, अभिकल्प है। तो इस शोध में क्या होता है कि विशेष रूप से किसी का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो इसकी उद्देश्य की बात हम जब करते हैं, देखिए नाम से ही हर किसी का उद्देश्य दिखता है, किस डिजाइन का क्या उद्देश्य है इसके नाम से ही पता चलता है। इसका नाम ही है नैरेटिव रिसर्च डिजाइन। इसका मतलब यह वर्णनात्मक या वर्णनात्मक रिसर्च यानी कि व्याख्यात्मक रिसर्च या वर्णनात्मक रिसर्च को बढ़ावा देगी। इसका उद्देश्य क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति का, उसके अनुभव का, उसके व्यवहार का गहराई से अध्ययन करेगा यह, क्योंकि यह वर्णन करेगा। तो वर्णन करेगा तो कहीं ना कहीं यह उसके डेप्थ में जाके उसको और स्टडी करेगा, तो डेप्थ स्टडी करेगा क्योंकि यह इसके नाम से ही परिलक्षित है, एक प्रकार का वर्णनात्मक डिजाइन है। तो इसका उद्देश्य हो गया कि यह व्यक्ति के व्यवहार, मानव के व्यवहार, अनुभव और उसके विचारों का गहराई से अध्ययन करता है। यह नैरेटिव रिसर्च का उद्देश्य हो गया। अब इसका हम स्टेप्स की बात करते हैं तो यह भी कभी भी किसी व्यक्ति के जब आप विचार, अनुभव, कार्य, व्यवहार इत्यादि का अध्ययन करने जाइएगा तो एट फर्स्ट आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा उस व्यक्ति का। फिर ऑब्जर्वेशन के बाद आपको कुछ डाटा मिलेगा, उस डाटा को आप किसी कोड में चेंज कर सकते हैं। फिर अगर कोडिंग या क्लासिफिकेशन नहीं भी होता है तो फिर भी आप उसको लॉजिकली आप तर्क के रूप में उसे आप ढूंढिएगा कि इसमें कौन सा तर्क के कारण। अगर कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं हम यहाँ पे कि अगर लॉजिक की बात एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर कोई बच्चा बहुत छोटा है जो पहली बार बोलना सीखा है और वह अगर किसी भी चीज को स्त्रीलिंग वे में ही बोलता है या किसी को भी सब चीज को पुल्लिंग वे में ही बोलता है, तो ये मैटर ये है कि आपके घर में कहीं ना कहीं ऐसा कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा कि कोई व्यक्ति है जो हमेशा आप उसको स्त्रीलिंग वे में ही पुकार रहे हो कि जैसे कि कहाँ जाती हो, कहाँ गई हो, क्या कर रही हो। तो बच्चे पे भी वो उसका इफेक्ट पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं वो उसी रूप में, वो लड़के से भी अगर बात करता है, वो बच्ची अगर किसी लड़के से भी बात करता है तो वह लड़का को यही वो वे में बोलेगा कि तुम कहाँ गई थी, क्योंकि उसे यह पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया था। एक प्रकार का दूसरा ये केस है या दूसरे प्रकार के लोगों को, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में वो जो डिफरेंट होता है उसे वो नहीं समझ सकता। तो कहीं ना कहीं वो लॉजिकली यह सोच लिया है कि ऐसे ही बोलता है, वो उस लॉजिक पे वो भी बोलता है। तो नैरेटिव रिसर्च की जब हम बात करते हैं, जब हम वर्णनात्मक रिसर्च की बात करेंगे तो वहां जब व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो किस लॉजिक पे, किस बेस पे ऐसे एटीट्यूड को कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति सनकी टाइप का कर रहा है या अगर कोई व्यक्ति गुस्सा टाइप का व्यवहार कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लॉजिक, अगर हम उस पर लॉजिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू कॉज, किस कॉज के कारण वो ऐसा व्यवहार कर रहा है या उसके व्यवहार में इस टाइप का परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। तो नैरेटिव रिसर्च में भी एट फर्स्ट हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट लेंगे और फिर लॉजिकल व्यू लेंगे और फिर हम डिसीजन की ओर पहुंचेंगे। तो इसके स्टेप्स ये हो जाएंगे और इसके डिजाइन भी एक रोटेट वे में इसी रूप से हो जाएगा। अब सफलता की बात करते हैं कि नैरेटिव रिसर्च की सफलता क्या है। तो संपूर्ण जीवन का एक व्यवहारिक व्याख्या या प्रतिरूप हमें यह प्रस्तुत करता है, यह इसका सबल पक्ष है।
यह हमें अनुभव के आधार पे उसकी व्याख्या बताता है, यह उसका सबल पक्ष है। यह व्यक्ति की गुणवत्ताओं का वर्णनात्मक अध्ययन करता है, यह उसका सबल पक्ष है। अब यह दुर्बल पक्ष की ओर चलते हैं। इसकी दुर्बलता क्या है कि यह लंबे समय वाला चलने वाला एक व्याख्यात्मक निष्कर्ष है जिसको स्टडी करने में बहुत समय लगता है। तो यह एक प्रकार का लंबे समय के कारण इसकी दुर्बलता सामने जाहिर हो रही। अब हम इसके टैग्स की बात करते हैं कि इसके टैग्स क्या है। इसके टैग्स जो है यह ऑटोबायोग्राफिक है, कहीं ना कहीं आपके जीवनचर्या पे, आपके जीवन पे आधारित होता है। आपके जीवन की कहानियां, आपके जीवन के आर्टिकल्स, आपके जीवन की कुछ वर्ड, आपके जीवन के कुछ मीनिंग, आपके जीवन के कुछ एटीट्यूड, इन सभी चीज़ों पे ये डिपेंड है। तो मोस्टली अगर कहा जाए तो ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बट ये ऑटोबायोग्राफिकल टाइप्स के होते हैं। सो आई कैन से दैट टाइप्स बेसिकली टाइप्स ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल फॉर द नैरेटिव रिसर्च डिजाइन। एंड नेक्स्ट हमारा है केस स्टडी डिजाइन। तो केस स्टडी डिजाइन में क्या होता है कि हम किसी भी घटनाओं के केस का अध्ययन स्पेसिफिक रूप से करते हैं। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा उसका व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं, उसकी परिचर्चा करते हैं, उस पर विचार करते हैं और उसका एक विश्लेषण प्राप्त करते हैं। ये केस स्टडी का एम्स हो जाएगा, ये विचार अध्ययन। ये सारी चीजें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने पीडीएफ देते हैं हम उसमें लिखा हुआ है, आप वहां से और देख सकते हैं, वहां से आपको अलग से समझ आ जाएगी। फिलहाल आप क्लास में इसे इस रूप में समझिए कि केस स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो उसकी व्याख्या, परिचर्चा, विचार और विश्लेषण है। स्टेप्स जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का केस स्टडी करिएगा आप, तो आपको एक प्रकार का योजना बनाना पड़ेगा। योजना के बाद आप उसका ऑब्जर्वेशन करिएगा, फिर कुछ उपकरण या कुछ विषय वस्तु ढूंढिएगा, जिस विषय वस्तु के ढूंढने के बाद आप लॉजिकल एनालिसिस कीजिएगा और एनालिसिस के बाद आपको एक डिसीजन प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज ओवरव्यू में देखा जाए तो स्टेप्स सभी का एक ही है। इसे थोड़ा सा अगर चेंज है तो उसे आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। तो केस स्टडी का स्टेप्स ये हो गया। अब इसके डिजाइन इसी रूप में होंगे। इसकी सबलताएं क्या है? इसकी सबलता यह है कि वास्तविक रिसर्च करता है यह, क्योंकि व्यक्ति का जो यह अध्ययन करता है तो केस स्टडी के दौरान वो उसका ऑथेंटिक रिसर्च करता है, क्योंकि जो होना चाहिए, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातों पे आधारित नहीं होती है, बल्कि ये मुख्य रूप से उसके केस पे डिपेंड होता है और उसके आधारित सूचनाओं पे डिपेंड होता है। यह वास्तविक नॉलेज को बढ़ाता है, उस वस्तु, व्यक्ति, समाज के वास्तविक अध्ययन को बतलाता है। यह इसका सबल पक्ष है। और दुर्बल पक्ष इसके लिए भी एक प्रकार का समय ही माना जाएगा, क्योंकि समय इस सब में ज्यादा लगता है ऐसे स्टडी में। नेक्स्ट है हमारा निरीजातीय वर्णन यानी कि एथनोग्राफिक। ये एथनोग्राफिक जो है एक प्रकार का वंश, जाति, समूह इत्यादि का अध्ययन होता है। कहीं ना कहीं इसमें किसी व्यक्ति के वंश का, उसके व्यक्ति के खुद की प्रकृति का, नेचर का, आज अगर हम लोग इस टाइप का कपड़ा पहनते हैं, इस टाइप का खाना खाते हैं या इस टाइप का व्यवहार करते हैं, या तो हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारा जो जात है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो रिलीजियन है या हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हम ढल गए होते हैं। अब इसे डिफरेंट जब हमको मिलेगा तो कुछ चेंज लगेगा। तो ये जो आप में जो ये कल्चरल व्यू आता है, आप में जो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आता है, रिलीजियस थॉट आता है, ये सारे थॉट्स को ऑब्जर्वेशन करने के लिए इस रिसर्च डिजाइन का तैयार किया गया है, जो एथनोग्राफिक रिसर्च डिजाइन के रूप में जाना जाता है। इसके उद्देश्य जो है वो व्यक्ति की प्रकृति का मूल रूप से अध्ययन करना होता है। स्टेप्स भी ऑब्जर्वेशन और कॉन्टेक्स्ट एंड एनालिसिस एंड डिसीजन की ओर जाएगा। अभिकल्प भी उसी रूप में होगा। इसके सबल पक्ष हो जाएंगे कि यह मानव का, समाज का, संस्कृति का, जाति का, पर्यावरण का अध्ययन करता है। और दुर्बल पक्ष इसके हो जाएंगे कि यह समाज के अध्ययन में कुछ चीजों को छोड़ देता है, व्यक्ति के अध्ययन में भी कुछ चीजों को, सभी चीजों को लेना संभव नहीं होता है, तो सभी चीजों को लेने में इसके कुछ त्रुटि या समय का अभाव होता है। नेक्स्ट इसके टाइप की बात करते हैं तो इसके बेसिकली देखा जाए तो यह इन्वायरमेंटल ग्रुप का होता है, बहुत सारे ग्रुप का होता है, या व्यक्तिगत होता है, या प्रत्यक्षवादी होता है, या जातिगत होता है। तो यह इसके प्रकार की बात की जाए तो यह इंडिविजुअल भी होता है, यानी व्यक्तिगत होता है, सोशल होता है, और ग्रुप में होता है, इन्वायरमेंटल होता है। तो यही सब इसके टाइप्स हो जाएंगे जो एंथ्रोग्राफिक है। टाइप्स आपको सोशल, इंडिविजुअल और इन्वायरमेंटल इत्यादि होंगे। अब हम एमएम की बात करते हैं। यह एक मिक्स्ड मेथड डिजाइन है। मिक्स्ड मेथड डिजाइन का ही अर्थ होता है कि सब रूप से सभी, आपने जब भी जितने भी डिजाइन पढ़े हैं
सारे डिजाइन को कहीं ना कहीं सम्मिलित करके एक डिजाइन तैयार किया गया है जो मिक्स मेथड डिजाइन के अंतर्गत आएगा। तो इसके अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो इसके मुख्य उद्देश्य है सम्मिलित रूप से बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति करना। इसके सबल पक्ष है सभी पृष्ठभूमि का अध्ययन करना, और इसके दुर्बल पक्ष है कि सभी पृष्ठभूमि के अध्ययन में कुछ चीजों को अनदेखी कर देना या कुछ चीजें गलतीवश छूट जाना, ये इसका दुर्बल पक्ष है। परंतु इसकी प्रकार की बात की जाए तो यह एक ट्रायंगुलर मूवमेंट में चलने वाला एक रिसर्च होता है। यह ट्रायंगुलर मूवमेंट में क्या होता है कि व्यक्ति के प्रयोग का, उसके नियति का और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके प्रयोग का और उसके प्रयोग का, उस प्रयोग एंड प्रैक्टिकल व्यू में व्यक्ति के नेचर का, उसके व्यक्तित्व का, उसके प्रयोग का और उसके कल्चर का एक स्टडी किया जाता है। तो हम बेसिकली हम उसके मिक्स्ड मेथड को समझ पाते हैं। मिक्स्ड मेथड का मीनिंग हुआ कि उसमें केस स्टडी भी लग सकता है, उसमें नैरेटिव रिसर्च का भी व्यू आएगा, उसमें ग्राउंड थ्योरी का भी व्यू आएगा। ये सारे व्यू जब मिक्स रूप से एक रिसर्च में बंद कर तैयार होता है और उसके अकॉर्डिंग जब रिसर्च किया जाता है तो यह मिक्स मेथड रिसर्च कहलाता है। तो इस तरह से हमारे गुणात्मक शोध के अभिकल्प जो है यह मुख्य रूप से ये 5 हैं और इसके ये सारे उद्देश्य, चलन, अभिकल्प इत्यादि हैं। दोस्तों हम लोग पिछले सी में यूनिट 6C में कुछ चीजें छोड़ दिए थे, उसको हम एक बार ओवरव्यू में देख लेते हैं। वहां हमने बताया था कि टाइप 1 और टाइप 2 टाइप का एरर होता है। तो नल हाइपोथेसिस होता है जब हम लोग किसी भी घटना के अकॉर्डिंग एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, जैसे कि ए और बी के बीच में किसी भी प्रकार का डिफरेंट नहीं है, मतलब कोई अंतर नहीं है, एक प्रकार का नल हाइपोथेसिस होगा। लेकिन अगर अंतर इसमें पाया गया, इसके हाइपोथेसिस में अगर कहीं ना कहीं अंतर पाया गया और गलत अंतर पाया गया कि इसका मतलब ये गलत थ्योरी हो जाएगा। जब हम इसमें कोई अंतर नहीं, हमने कहा कि ए और बी के बीच में कोई अंतर नहीं, अंतर पाया गया है, फिर भी इसको सही मान लेंगे तो यह एक दूसरे टाइप का एरर होगा। और अगर इसमें अंतर नहीं पाया गया है और इसे तब सही मानेंगे तो यह एक प्रकार का फर्स्ट प्रकार की गलती होगी। हाइपोथेसिस गलत होती है तो उसे प्रॉपर वे में त्रुटि 1 माना जाता है। जैसे हमने कहा कि कोई अंतर नहीं है और अंतर मिल गया तो यह फर्स्ट गलती हुआ। हमने अगर किसी के अकॉर्डिंग ए और बी के अकॉर्डिंग यह तय किया इसमें कोई डिफरेंट नहीं है लेकिन डिफरेंट निकला तो टाइप 1 हुआ। अगर डिफरेंट निकला फिर भी उसको सही बना दिए तो ये टाइप 2 टाइप का एरर हुआ। ये हमने छोड़ दिया था। दूसरा है कि लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस में क्या होता है कि एक परसेंटेज है किसी भी हाइपोथेसिस का, उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर आपको जैसे कि 100% कुछ मिल रहा है तो उसका हाइपोथेसिस एक कंप्लीट आपका ऑब्जर्वेशन है कि कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंटल है कि आप 90% मेरा स्टडी हाइपोथेसिस सही है, तो ये 10% जो होगा वो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल का कम है वो आपका सिग्निफिकेंस लेवल हो जाएगा। अगर यह 95 लेवल होगा कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो आपका 5% हो जाएगा। तो ये 100 के अपोजिट होता है, इसे आप याद रखिएगा। दूसरा ये टू टाइप का होता है, एक 2 टेल होता है, एक सिंगल टेल होता है। सिंगल टेल में अगर लेफ्ट में होता है तो लेफ्ट में मतलब कम होता है तो इस तरह से, राइट में होता है इस तरह से। 2 टेल में दोनों टाइप के स्केल का उपयोग किया जाता है। और इसकी परसेंटेज को हमने पीडीएफ में दे दी है। आप लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस के जो परसेंटेज हमने पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछने की आशंका होती है। और स्टैटिस्टिकल टेस्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि पैरामेट्रिक्स और नॉन पैरामेट्रिक्स मेथड होते हैं। तो पैरामेट्रिक्स में मीन, टी सीरीज, जेड टेस्ट और टी टेस्ट और चाय स्क्वायर को लिया जाता है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक्स में मीडियन को, परसेंटेज को, रैंकिंग को और यू टेस्ट को लिया जाता है। स्पेसिफिक रूप से पैरामेट्रिक्स की जब हम बात करेंगे, जब आपके पास एक न्यूमेरिकल डाटा होगा और न्यूमेरिकल डाटा के अकॉर्डिंग जब आप एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कीजिएगा तो एक पैरामेट्रिक्स एनालिसिस होगा। और जब स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं होगा, अगर होगा भी तो उसका अगर इस स्टेप में रैंकिंग के रूप में निकाला जाएगा तो रैंकिंग के रूप में जब निकलेगा तो वो नॉन पैरामेट्रिक्स होगा। स्पेशली आप रैंकिंग को नॉन पैरामेट्रिक्स से जोड़ सकते हैं और मीन को आप पैरामेट्रिक्स से जोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।